चलो भाई बच्चों, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बस बातें बंद, मोबाइल बंद करो और बातें भी बंद करो, ठीक है। चलो भाई, तो भाई आज कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं भाई? हम आज शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। शुरू करें, चलिएगा। तो भाई एक बात बताओ मुझे, बेसिक सा फंडा क्या है हमारा? आओ सुनाओ तुम्हें अंडे का फंडा। चलिएगा, चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। क्रैश कोर्स का कौन सा दिन है आज हमारा? कौन सा दिन है? तो 03, ये याद रखना है कौन सा दिन चल रहा। समझ में आ रही बात? ये देखना है ना कितने दिन में क्रैश कोर्स पूरा होता है हमारा, ठीक है। ये अभी भी आने लग रहे हैं क्या भाई? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ फटाफट। और भी कोई है क्या बाहर? गेट सही से तो बंद कर दे भाई। चलो भाई, तो आज हमारा कौन सा दिन है? थर्ड डे। समझ में आ रही बात? और थर्ड डे में आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भाई केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आ रही बात? सबसे पहले ये समझना है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। भाई केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के बीच में लाइन दिखा रही है, जैसे हम यूजुअली दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो एटम है ए और बी, इनके बीच में ये तो हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई। समझ में आ रही बात? केमिकल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि दो एटम हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे। समझ में आ रही बात? ना ऐसा है जैसा आपने फेरों के वक्त देखा होगा, अलग है उनकी दूल्हा और दुल्हन की चुन्नी को बांध दिया, केमिकल बॉन्ड बन गया ना। वो ना केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। समझ में आ रही बात? दो एटम के बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि आपस में दोनों को क्या करके रखेगा? जोड़ करके रखेगा। केमिकल बॉन्डिंग इज जस्ट लाइक प्यार, जो दिखाई नहीं देता लेकिन एक्चुअल में होता है। अरे होगा नहीं होगा? प्यार, नफरत, गुस्सा, मतलब नहीं दिख सकता ना आपको कि ये आप देख तो नहीं सकते कल देख यहाँ से यहाँ प्यार जा रहा, नहीं जा सकता। या यहाँ से, मतलब वो तो आप देख सकते हो कि कौन किस पे गुस्सा हो रहा, लेकिन ऐसे तो नहीं पता लगता ना। तो केमिकल बॉन्ड क्या है लेकिन वो नहीं है। तो केमिकल बॉन्ड इज जस्ट लाइक ए प्यार, जो कि दो लोगों के बीच में दिखाई पड़ता है। एक फोर्स है, एक ताकत है अट्रैक्शन वाली दो लोगों के बीच की, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रही बात? नेचर में कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड है, मतलब हमारे आसपास कितने टाइप के हैं, वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला बॉन्ड होगा हमारा आयोनिक बॉन्ड। अरे बोलो भाई, कौन सा बॉन्ड होगा? दूसरा होगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा दूसरा? कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड चलेगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड। चौथा कौन सा बॉन्ड होगा भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए क्या? चौथा हो गया हमारा मेटेलिक बॉन्ड। और पांचवा कौन सा हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, पांचवा हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही बात आपको? तो आयोनिक बॉन्ड हमें कहां देखने मिलता है? सर आयोनिक बॉन्ड मिलता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड को लास्ट में। तो किसके बीच में देखने मिलेगा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। समझ में आ रही बात? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या होता है? ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है भैया जी? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको क्या होता है यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? इक्वल शेयरिंग। क्या होती है भैया? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर देखने मिलेगी। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही एक दूसरे को ना डोनेट कर सकते ना लूज कर सकते, लेकिन वो शेयर करके, साझेदारी करके क्या कर सकते हैं? अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो क्या बनाएंगे? आपके इक्वल शेयरिंग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या है? शेयरिंग है, लेकिन ये कैसी शेयरिंग हो गई भैया? ये हो गई अनइक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक एटम ए है, एक बी है, इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड, पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में किसे डोनेट कर देगा? बी को कर देगा। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, समझ में नहीं आई बात? फोर्थ आता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। किसके बीच में देखने मिलेगा? बिटवीन मेटल्स के बीच में देखने मिलेगा। और फिफ्थ आता है आपका लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां देखने मिलेगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में जो बॉन्ड होगा आपको, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। सर हमने तो कार्बन हाइड्रोजन को भी जुड़ता हुआ देखा। बेटा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर नहीं किया जाता, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही माना जाएगा। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, एक्सेप्शनली इनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा अलग होती है बाकी बॉन्ड से, इसीलिए हमने क्या नाम दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिक्चर में लेंगे भैया कोवेलेंट बॉन्ड। हमें पढ़ने क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन आयनिक बॉन्ड। इसी सीक्वेंस में हम अपना क्या करेंगे भाई? काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पिक्चर में आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन आएगा भाई? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड में होती है बॉस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। क्या होगी?
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लेकिन शेयरिंग कैसी होगी बच्चों, इक्वल होगी। समझ में आ रही बात, किसके बीच में देखने मिलेगा, यूजुअली बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में ये हमको दिखाई पड़ता है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसके बीच में हमको ये देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर है। अब इससे एसोसिएट अब हम कुछ थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा, उस थ्योरी का नाम क्या है, लुईस थ्योरी। क्या नाम है भैया, लुईस थ्योरी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, या लुईस रूल को बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखने वाले हैं, या फिर इसको हम लुईस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता था, एक साइंटिस्ट आया लुईस, तो साइंटिस्ट ने आगे क्या बोला कि आपके पास में जो भी एटम होगा वो क्या करतेगा, वो अटेन करेगा भैया स्टेबिलिटी को। क्या अटेन करेगा भाई, स्टेबिलिटी को अटेन करेगा। कैसे अटेन करेगा, वो अटेन करेगा बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा। या तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इस तरह से होते हैं। और ये चीजें किसमें हेल्पफुल होती हैं, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि एटम जो है अपनी स्टेबिलिटी अटेन करेगा। कैसे अटेन करता है वो, केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन करके। और केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करता है बच्चों, शेयरिंग करता है। अरे भाई बोलो, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात आपको, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये किसने दिया था, ये हमारा लुईस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। अरे कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत भाई, ठीक है। और इसी रूल को, और देखो ध्यान सुनेगा, लूज गेन या इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसे क्या करना है, उसे अल्टीमेटली जो उसकी वैलेंस शेल होती है ना, क्या होती है भैया, जो उसकी वैलेंस शेल होती है, उस वैलेंस शेल में क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने हैं। क्या करने हैं भैया, उसको 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। वैलेंस शेल कौन सी होती है सर, वैलेंस शेल होती है आउटर मोस्ट शेल। कौन सी शेल होगी भाई, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, और इसी लॉ को, इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। आपके नोट्स में सबसे पहली लाइन ऑक्टेट रूल लिखी हुई होगी, शॉर्ट नोट्स में होगी, नहीं होगी, अरे होगा ना पहला पॉइंट ऑक्टेट रूल का। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल यही तो कहता है कि कोई भी एटम जो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा बाय शेयरिंग, गेनिंग ऑफ और लूजिंग इलेक्ट्रॉन को, कैसे, कहां पर, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। एक्सेप्शन आता है इसका एक निकल के, हाइड्रोजन। एक्सेप्शन क्या आता है भैया इसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, 2, यानी कि ड्यूप्लेट, यानी कि डबलेट को फॉलो करेगा, डुप्लेट को फॉलो करेगा, वो ऑक्टेट यहां पर फॉलो नहीं करता। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे की कहानी आती है आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है भाई, वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, और यहां से यूजुअली एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। समझ में आ रही बात, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको एग्जामिनर क्या दे सकता है भैया, क्वेश्चन दे सकता है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या बनाना है, किस तरीके से लेकर के चलना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का बेसिक फंडा समझिएगा क्या है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का बेसिक फंडा ये है कि जो हमारे वैलेंस शेल के किसी भी एटम, जो एटम, 2 एटम हम बना रहे हैं, उन दोनों एटम के सबसे पहले हम वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन उनको डॉट की फॉर्म में लिखेंगे एटम के चारों तरफ, और लिखने के बाद में इलेक्ट्रॉन को पूरा करा जाएगा। कैसे करेंगे वो देखिएगा। मान लो मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया, किसका, H2 का एग्जांपल ले लिया। किसका ले लिया भाई, H2 तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन इसका, 1। समझ में आ रही बात। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस ये रहा, और 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस क्या रहा, ये रहा। ठीक है, कितने पूरे करने हैं हाइड्रोजन को अपने वैलेंस शेल में, 2। अभी बोला ना पीछे ड्यूप्लेट करेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर कर लेगा। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिएगा आप, O2 को आपको बनाना है, यानी कि एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6। अब इसे कितने पूरे करने हैं, 8। इसे पूरे कितने करने हैं, 8। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये 1 इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब कितने हो गए इसके भाई, 6 तो इसके थे, 1 ये आ गया, 7 हो गए। और एक और ये क्या करेगा, ये एक और इसको शेयर करेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, इसीलिए ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ गया। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, नाइट्रोजन है भैया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5। इधर भी ले लो भैया, 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा भैया, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 3 की कमी है, तो क्या करेंगे, 3 को शेयर कर लेंगे। तो एक शेयरिंग इसकी ये रही, एक शेयरिंग इसकी ये रही, और तीसरी क्या रही, ये रही। ये क्या है आपके बेटा, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो कि आपने बनाने आने चाहिए। समझ में आ रही बात।
अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट थ्योरी का या लुईस थ्योरी का एक्सेप्शन। क्या बात करेंगे भैया? जो हमारा ऑक्टेट रूल है, क्या है भैया? जो हमारा ऑक्टेट रूल है या फिर जो है हमारा लुईस, जो हमारा लुईस कॉन्सेप्ट है, उसका क्या पढ़ेंगे अब हम? एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। देखो इसका क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों पढ़ेंगे भैया? हमने अभी अभी क्या बोला, लुईस ने बोला कि भैया कोई भी एटम को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और इस ऐसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन की क्या करने वाला है? शेयरिंग करने वाला है, बराबर। तो इसका मतलब एटम स्टेबल तभी होगा जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं जिन्होंने जोरदार तमाचा मारा इस थ्योरी के ऊपर कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी है, स्टिल वो क्या है? वो स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट या लुईस थ्योरी क्या था कि अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पूरा नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल, लाइक कैसे भैया? हमारे हाइपोवैलेंट कंपाउंड। कैसे हैं भैया? हाइपोवैलेंट कंपाउंड, जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल हो गया हमारा BeCl2, एग्जाम्पल हो गया हमारा BF3, एग्जाम्पल हो गया हमारा BCl3। समझ में आ रही बात आपके? ये जो आपके एग्जाम्पल है, ये क्या है? इनमें वैलेंस शेल में, ये देखिएगा बेरिलियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है, इसमें भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 से कम हुए कि नहीं हुए? अगर लुईस थ्योरी को फॉलो करता ये, तो भैया क्या करता? ये एक्सेप्शन आता क्या निकल के? नहीं। लेकिन यहां पर ये क्या आया है? एक्सेप्शन निकल कर के आया। सेकंड आता है बेटा आपका हाइपरवैलेंट। सेकंड क्या आता है बच्चों? हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट बोले तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो रहे वैलेंस में, जैसे कि हमारे PCl5 फॉस्फोरस के चारों तरफ क्लोरीन है, एक एक बॉन्ड भी बनाएगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 8 से ज्यादा हो गए। एग्जांपल अगले वाला देखिएगा SF6, सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन है, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल कितने बॉन्ड बने? 6, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के वैलेंस शेल में, जो कि पॉसिबल नहीं होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू लुईस। लेकिन ये क्या करे? स्टेबल करे, इसीलिए ये थ्योरी क्या हो गई? फेल मानी गई। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? इसके बाद पिक्चर में आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भाई ऐसे याद रखिएगा, देखो हर टीचर के पढ़ाने के अपने अपने तरीके अलग अलग है। समझ में आ रही बात? ठीक है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरा कॉन्सेप्ट ये केमिकल बॉन्डिंग में, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा देते हैं, फिर वेस्पर पढ़ा दिया, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया, फिर लास्ट में VBT पढ़ा दी। नहीं, मैं पढ़ाता हूं अपने इसी तरीके से। मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा? आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, मतलब ये आपको लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, वेस्पर के बाद में फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर बॉन्ड पैरामीटर पढ़ाऊंगा, फिर आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा। मेरा तरीका पढ़ाने का अलग है थोड़ा सा। समझ में आ रही बात आपको? चलें शुरू करें। अब अगली जो थ्योरी हमारी थी वो क्या है भैया? वो है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर बोलो तो VBT। क्या है भैया ये? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं भैया जी? या फिर इसको हम बोलते हैं VBT। अब बेटा एक बात बताओ, पहले हम रिवाइज करते हैं वही जो हमने पढ़ा, लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट, एक साइंटिस्ट आया लुईस, उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? कि बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात आपको? तो ऐसा कर वो क्या करता है? केमिकल बॉन्ड की क्या करेगा भाई? फॉर्मेशन करेगा, और इस दौरान वो अपनी वैलेंस शेल, वैलेंस बोले तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा भाई? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, और इसी रूल को हम ऑक्टेट रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक्सेप्शन इसका क्या निकल के आया? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, फिर भी वो क्या है? वो स्टेबल है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुईस या ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेबल कंपाउंड कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने करना है? 8 इलेक्ट्रॉन तक होने तक वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात? तो अकॉर्डिंग टू लुईस ये था। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि BeCl2, किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है BF3, BCl3, BS3। समझ में आ रही बात? ये सब के सब के अंदर कितना है भैया? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 तो नहीं हुए ना, तो जब 8 नहीं हुए तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कंपाउंड क्या था? स्टेबल था। उसके अलावा कुछ हाइपर बोले तो ज्यादा, कहता हूं उनका हाइपर क्यों हो रहा? तो हाइपर ज्यादा वैलेंट मतलब वैलेंसी, ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी 8 से ज्यादा जा रही थी, जिनकी वैलेंसी क्या जा रही है भैया? 8 से ज्यादा जा रही है, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन रिच के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। भाई इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन रिच, 8 से कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसे हम लुईस बेस भी बोलते हैं। ये भी आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। लो मैं पॉइंट में ऐड कर देता हूं, ये जो आपके हाइपोवैलेंट है ना, ठीक है, ये क्या है? ये आपके क्या हो गया सर? ये आपके क्या है भैया? ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। समझ में आ रही बात? हाइपरवैलेंट क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और लुईस की नजरों में इसको उसने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था लुईस
बेस का। बोलो भाई बराबर बात, कोई दिक्कत वाली बात? तो ये हमने यहाँ तक क्या कर लिया, पढ़ लिया, कोई टेंशन वाली बात है? चलिए उसके बाद में आज हम बात करते हैं भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जब लुईस का एक्सेप्शन आ गया निकल के, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला कि भैया जैसे आप कह रहे हो कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, वो बात आपकी ठीक है, वो ज्यादा भी कम भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा नया कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, क्योंकि बात किसकी चल रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन की चल रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बाई ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। क्या बोला मैंने? कि उन्होंने बोला कि बॉन्ड फॉर्म जो होता है, बॉन्ड फॉर्म किसकी वजह से होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के, यानी एटम बॉन्ड बनाने से पहले उसके जो ऑर्बिटल हैं वे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और उस ओवरलैप वाले हिस्से में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होगी वही क्या बनाएगी, आपकी बॉन्ड को फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगी। मतलब समझिएगा, ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, मैंने बोला मुंह से लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, समझ में आ रही बात? एटम मतलब अभी मॉलिक्यूल, उन्होंने कंपाउंड वगैरह यहां पर नहीं बनाए, समझ में आ रही बात? अब ओवरलैपिंग कितनी करेगी, कैसे करेगी, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। साइज किसका? ऑर्बिटल। क्या आप ऑर्बिटल वहां पर क्या कर रहे हो भैया, कैसा ले रहे हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ओवरलैपिंग आपकी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। तो मैं लिख सकता हूं ओवरलैपिंग जो है बेटा वो क्या करती है, वो डिपेंड्स करती है, क्या करती है भैया? डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। किसके ऊपर है भैया? ये शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। जो आपका ऑर्बिटल है उसकी शेप के बारे में और उसके साइज के बारे में, यही आपकी ओवरलैपिंग को क्या करने वाली है, डिसाइड करने वाली है। समझ में आ रही भैया बात आपके बराबर? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ भाई फुरकान सो गया क्या? वापस जाग जा, कहीं चला गया, ख्यालों में किसी के हो गया, वापस आ जा बेटा, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपके शेप एंड साइज ऑफ जो आपका ऑर्बिटल है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आपके 2 तरह से पॉसिबल है। कितने तरह से? 2 तरह से। एक ओवरलैपिंग हो गई आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग, सॉरी हाँ हेड ऑन ही होगी। एक ओवरलैपिंग क्या हो गई आपके, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक क्या हो गई आपके साइड वाइज। समझ में आ रही बात? एक कैसी हो गई, साइड वाइज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेटरल के नाम से भी जानते हैं। हेड ऑन का मतलब क्या है समझिएगा, हेड ऑन का मतलब है कि आमने सामने इस तरह से। हेड ऑन का मतलब क्या है, आमने सामने इस तरह से। ये आया, देखो ये आया, एक आदमी ऐसे, एक ऐसे, और बिल्कुल ये सामने इस तरह से क्या कर दिया, ये आपकी क्या हो गई, आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। समझ में आ रही बात? और साइड वाइज कैसी हो गई, साइड वाइज ऐसी हो गई। आपने जिम में देखा डंबल लेकर के चलते हैं, अबे 2 डंबल जिम में लेके, तो 2 डंबल जिम में लेके जब आप ये वाली वर्जिश करते हैं ना, वो लेट के वो करते हैं ना कुछ ऐसा करके, वो चेस्ट प्रेस वॉटेवर जो भी बोलते हैं उसे, तो वो क्या हो गई आपके, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। समझ में आ रही बात? फिर जब आप ऐसा करते हैं कि इस तरह से, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? तो हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है, समझ में आई बात आपके? अरे बोलो भाई, नहीं आई? आ गई ना? बढ़े, अब ध्यान सुनिएगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे। सर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ध्यान सुनिएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो कौन सी होगी, वो होगी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किसकी वजह से? एसएस ओवरलैपिंग की वजह से। यानी एक एटम भी अपना सब शेल दे रहा है और दूसरा भी क्या कर रहा, एस सब शेल दे रहा। दूसरी जो होती है वो होती है सिग्मा एसपी की वजह से, यानी कि एक ऑर्बिटल अपना एस दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा, अपना पी ऑर्बिटल दे रहा। तीसरी जो होगी वो होगी यहाँ पर सिग्मा पीपी की वजह से। सिग्मा पीपी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कोएक्सियल। ठीक है, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसके अलावा साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन सी बॉन्ड होगी, पाई बॉन्ड बनाएगा। और पाई बॉन्ड कौन सा है, एक बनेगा पी पाई और एक बनेगा पी पाई डी पाई। समझ में आई? अरे आई नहीं आई? ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये सिग्मा एसएस का मतलब क्या है। देखो, इसको समझने से पहले हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा भाई, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा भैया, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स कैसी होगी बेटा। जो आपका एस सब शेल है, एस ऑर्बिटल है, एस सब शेल है या एस ऑर्बिटल है, उसकी शेप कैसी होगी, उसकी शेप होगी स्फेरिकल। कैसी होगी भैया, स्फेरिकल। ये लीजिएगा, समझ में आ रही बात। जो आपका पी सब शेल है, क्या है भैया, पी सब शेल है, उसकी शेप कैसी हो गई, उसकी शेप हो गई डंबल शेप की। कैसी हो गई भाई, डंबल शेप। डंबल बोले तो कि आपका एक ये रहा और एक क्या रहा, ये रहा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तीसरा आता है आपका डी सब शेल। डी सब शेल की आपकी कैसी हो गई भैया, इसकी हो जाएगी आपके डबल डंबल। कैसी हो जाएगी भैया, डबल डंबल हो जाएगी। ठीक है, डबल डंबल हो जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 डंबल एक साथ हो गए तो ये क्या हो गई, होगा। तो मेनली हमें ये और ये पे फोकस करना है। ये भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़े आगे, अरे बढ़े। चलिए, सबसे
सबसे पहले मैं बात करता हूं सिग्मा एसएस की ओवरलैपिंग। भाई एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का क्या रहा मेरा, ये रहा, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल ही मैंने क्या बना दिया हाइड्रोजन का, दूसरा ऑर्बिटल मेरा ये बना दिया, ये मेरी हो गई हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो गई। तो ये जो ओवरलैप वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो ओवरलैप, सॉरी, ये जो ओवरलैप का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये ओवरलैपिंग एरिया है। समझ में आ रही बात, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको। तो ये कौन सी हो गई, एस और एस ओवरलैपिंग किसके अंदर मिलेगी, H2 के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। भाई इसका भी 1s है, इसका भी 1s है, और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, 1s और 1s ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात। अगला एग्जांपल देखिएगा सर, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि हमारा ये जो है, ये अब हमने दूसरा ले लिया, एक हमारा क्या आ गया, ये S आ गया। अभी ध्यान से देखना, इस बार क्या बोला मैंने, इस बार बोला S और P, कहां गया बे, इस बार क्या बोला मैंने, S और P। तो मैंने क्या ले लिया भाई, मैंने यहां पर ले लिया S भी ले लिया, और एक मैं P ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक मैंने क्या ले लिया, एक मैंने इस तरह से P ले लिया। अब भैया P तुम कैसे भी ले लो, किसी भी तरह ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये ओवरलैपिंग क्या करेगा, इस तरह से करेगा। समझ में आ रही बात। सर मैं P ऐसे न लगाकर ऐसे सीधा लगा लूं, लगा ले, क्या फर्क पड़े, हाइड्रोजन इसकी स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन थोड़ी है, ये तो चारों तरफ से एक जैसा है। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, ये आपका S ऑर्बिटल हो गया, ये कौन सा हो गया, P ऑर्बिटल। तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, SP ओवरलैपिंग बोलेंगे, जो कि किसके अंदर दिखाई पड़ेगी भाई हमें, जो कि दिखाई पड़ेगी हमें किसके अंदर, HF के अंदर, HCl के अंदर, अरे समझ में आ रही बात, इनके अंदर हमको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तीसरा आता है आपका सिग्मा PP। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक p ऑर्बिटल ये रहा, अभी ध्यान से देखना, एक p ऑर्बिटल क्या है भैया, ये रहा हमारा। दूसरा p ऑर्बिटल क्या है, दूसरा हेड ऑन करना ना, तो हमने ये इस तरह से ओवरलैपिंग करा दी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये क्या करा दी हमने, इस तरह से ओवरलैपिंग करा दी, ये रहा बीच का इसका ओवरलैप एरिया। तो ये एक ही एक्सिस के अलोंग, क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक ही एक्सिस के अलोंग क्या हो रही, ओवरलैपिंग हो रही। तो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा P और P। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कोएक्सियल, यानी कि को का मतलब सेम, एक्सियल मतलब एक्सिस, एक ही एक्सिस पर यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है। ये तीनों के तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, ये तीनों के तीनों मिलाकर के बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेटा, वो पाई से ज्यादा क्या होगा, पाई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। पहली बात, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, पाई से ज्यादा मजबूत होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होगा। और अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, याद रखना है। समझ में आ रही बात। पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है। तो मैं आपको पी ओवरलैपिंग बना के दिखाता हूँ, पी सबशेल बना के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, मैंने क्या लिया, मैंने ध्यान से देखेगा, मैं पी के दो ऑर्बिटल ले रहा। कितने ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल मैंने क्या ले लिया, मैंने एक ऑर्बिटल ये ले लिया, तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। और एक ऑर्बिटल मैंने क्या ले लिया भैया, ये वाई ले लिया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया बॉस, ये हो गया मेरा पी एक्स ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पी वाई ऑर्बिटल। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मैं एक एटम का ले लिया, मैं पूरा का पूरा करके दिखा रहा। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या लिया, अब मैंने यहां पर ले लिया एक दूसरा ऑर्बिटल। चल मेरे भाई, ये भी क्या है, पी एक्स और पी वाई है। अब ध्यान से देखना, तो जो पी एक्स और पी वाई वाला हिस्सा है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ओवरलैप करेगा पहले इस तरह से। अबे करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला हिस्सा कौन सा है ओवरलैपिंग का, ये वाला आया, सॉरी कौन सा आया, ये वाला आया। बताओ ये ओवरलैपिंग एक ही एक्सिस पर हुई कि नहीं हुई, हुई। तो ये कौन सी हो गई, कोएक्सियल। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा। लेकिन अब क्या बचा, ये बचा ना ऊपर से। तो ओवरलैपिंग कहां होगी, यहां पर। ओवरलैपिंग कहां होगी, इन दोनों के बीच में। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। अब समझ में आ गई आपके बात। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला। आधा पाई ऊपर आधा पाई नीचे, पूरा क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। अरे समझ में आ गई बात। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बना है, ये मैंने आपको समझाया है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझ में आ गया कि कहां सिग्मा और कहां पाई, किस तरीके से बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या थी आपकी, ये थी बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रही बात। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम आगे और चलेंगे, टेंशन नहीं लेना। कंप्लीट का मतलब है कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे नेचर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, कैलकुलेट करेंगे नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं कि कैलकुलेट नेचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन SO2। समझ में आ रही बात। SO2 का एक मॉलिक्यूल है, आ रही बात समझ में। इस SO2 का मॉलिक्यूल में आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड की नेचर कैसी है, पाई बॉन्ड की नेचर कैसी है। कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो ऑक्सीजन एक सल्फर है, तो बीच में किसे रखा होगा, सल्फर को रखेंगे। वैसे जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो मैंने क्या रखा, मेरा स्ट्रक्चर सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6।
ठीक है, तो मैंने क्या रखा सर, 1 2 3 4 5 6 लुईस स्ट्रक्चर बना लो पहले। ऑक्सीजन एक मेरा इधर रहा और दूसरा ऑक्सीजन कहाँ रहा, इधर। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 1 2 3 4 5 6, इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड इस तरह से बन गए, यहाँ पर 2 बॉन्ड क्या बन गए, ये बन गए इस तरह से। इसी तरह से स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। अगर मैं और ज्यादा सटीक इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, तो एक बॉन्ड तो ये बने 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड कहां बने, ये बने। 2 बॉन्ड अगर बने हैं तो एक बॉन्ड क्या होगा सिग्मा, एक क्या होगा पाई, ये क्या होगा सिग्मा, ये क्या होगा पाई। आपको बस ये बताना है कि सिग्मा SS है, सिग्मा SP है, सिग्मा PP है, ये पाई P पाई P पाई है, या P पाई D पाई है। समझ में आ रही बात आपको, बस आपको ये पहचान करना है। चलिए, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सल्फर लिया। सल्फर पीरियड में आता है आपके 3rd पीरियड में, और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 और 3p4 और 3db। इसके पास क्या रहेगा भैया, खाली पड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात। ऑक्सीजन जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 और 2p4, और 2d ऑर्बिटल यहां पर नहीं है। एक और ऑक्सीजन यहां पर होगा, उसको मैंने क्या लिख लिया, 2s2 और 2p4। कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, मैं इसको बॉक्स के फॉर्म में बना देता हूं। सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं 3s को, तो 3s2 ऐसे लिखा जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो P में कितने डब्बे बनेंगे टोटल, 3। अबे याद आया नहीं है, तो 1 2 और 1 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा यहाँ पर, हाँ या ना। D के कितने हैं भैया, D के 5 डब्बे हैं, तो D के पांचों डब्बे मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, बना दिए। 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं S के भी बना रहा हूं और इसके ऑक्सीजन के दूसरे वाले बना रहा। तो S और P है ना, तो मैं इसे एज इट इज यहाँ से क्या कर देता हूँ भैया, एज इट इज मैंने उसे उठा के यहाँ से यहाँ पर कॉपी कर दिया, और इसे उठाकर मैंने यहाँ से यहाँ पर कॉपी कर दिया। समझ में आ रही बात। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरा क्या है, 3s है, ये 3p है, ये क्या हो गया 3d है, ये मेरा क्या हो गया 2s है, ये 2p हो गया, ये भी क्या हो गया 2s है, और ये भी क्या हो गया 2p। अब ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड बाहर वाले टर्मिनल एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड बनाने हैं टोटल, यहां पर सल्फर को 4 बनाने। समझ में आ रही बात। लेकिन सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, अभी 2, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में है वो इलेक्ट्रॉन क्यों बनाएगा, तो कितने बॉन्ड बना सकता है सल्फर मैक्सिमम, अभी 2। तो सल्फर क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के कहां जंप कर जाएगा, 3d ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो कहानी क्या बनती है, कहानी ये बनती है कि जो तुम्हारा 3p ऑर्बिटल है ना, वो 3p ऑर्बिटल ऐसे रह जाता है कि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ या ना। s तो छुआ भी नहीं मैंने। और d में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, d में जो आपके 5 डब्बे है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर मूव कर गया। क्या सल्फर के पास में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, हाँ या ना। जब 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास फ्री हैं, तो बेटा क्या ये 4 बॉन्ड अब आसानी से बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, पहला बॉन्ड सल्फर एक बॉन्ड पहले इससे बनाएगा, फिर एक इससे बनाएगा। वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो होगा सिग्मा। ध्यान से सुनिएगा। तो सल्फर का पहला तो नंबर यही आया, तो पहले उसने क्या बनाया, पहले उसने बनाया ये इस ऑक्सीजन से, हाँ या ना। और दूसरा उसने किससे बनाया, इस वाली ऑक्सीजन से। तो कौन सा बॉन्ड बना, सर ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा। ये सिग्मा किसके बीच में बना, ये सल्फर का p ऑर्बिटल है, हाँ है ना। और ऑक्सीजन का भी क्या है, p ऑर्बिटल है। तो पहला जो बॉन्ड बना यहाँ पर वो क्या बना, सिग्मा pp का बना। बना या नहीं बना। दूसरा बॉन्ड क्या है, ये भी सिग्मा pp का ही बनेगा। अरे बना नहीं बना, तो दूसरा भी क्या होगा तुम्हारा, सिग्मा pp। अगला बॉन्ड कौन सा बनेगा भैया, अगला बनेगा पाई बॉन्ड। समझ में आ रही बात। पाई बॉन्ड देखिएगा, ये रहा। अब सल्फर का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा, हाँ है ना। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ध्यान सुनेगा, ये P है और ये भी P है, और चूंकि सेकंड बॉन्ड बनना है इसके साथ में, तो सेकंड कौन सा हो गया, पाई। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, P पाई, हाँ है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब यहां पर देखिए, सल्फर के P तो सारे खत्म हो गए, सल्फर के D में एक बचा है, तो एक सल्फर का D इस बचे हुए ऑक्सीजन से कर लेगा। तो सल्फर का कौन सा यूज हुआ, D। ऑक्सीजन का कौन सा यूज हुआ, P। तो ये बॉन्ड हमारा कौन सा बनेगा, P पाई और D पाई। बोलो भाई। तो इस तरह से नेचर ऑफ बॉन्ड को आप क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। अब कहानी सुनिए, कहानी यहीं पे इंटरेस्टिंग और हो जाती है कि देखो सिग्मा बॉन्ड PP है दोनों के दोनों, तो दोनों की नेचर सेम है। पाई बॉन्ड ये P पाई ये P पाई D पाई, भले ही पाई बॉन्ड हो लेकिन दोनों की नेचर अलग है। दोनों की नेचर अलग रहने पर दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होनी नहीं चाहिए, यानी कि दोनों बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होनी चाहिए। क्यों, भले ही पाई बॉन्ड है लेकिन प्रॉपर्टी तो अलग अलग होनी चाहिए ना। क्यों, क्योंकि एक ओवरलैपिंग है P और D की, और एक ओवरलैपिंग है P और P की, तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा, एक्सटेंट में भी फर्क होगा, प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। तो ऐसा यहां पर होना चाहिए। अब इसी के साथ में हम बात करेंगे भैया लिमिटेशंस के बारे में।
भाई समझ में आ गई कहानी, यहाँ तक है। इसी के बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है भाई, उसकी लिमिटेशंस को हम यहां पर देखेंगे। अब उसकी लिमिटेशंस क्या है, ध्यान सुनिएगा। लिमिटेशंस दो एग्जांपल याद रखना है, एक याद रखना है आपको BeCl2 और एक याद रखना है आपको CH4। ये दोनों के दोनों ही आपको क्या करने, याद करने। सर ऐसा क्यों करना है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो BeCl2 में क्या है, BeCl2 में स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक क्लोरीन एरा और दूसरा क्लोरीन एरा, हाँ या ना, अरे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। CH4 का बनेगा ऐसे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक क्या रहा, ये रहा, ठीक है। तो जब हम इनकी नेचर ऑफ बॉन्ड को पता करते हैं, जब हम इनकी नेचर ऑफ बॉन्ड को पता करते हैं, तो ये वाला जो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये अलग अलग टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकल के आते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क है, दोनों के दोनों कल चेक करूंगा, आपके लिए होमवर्क है। आपको ये पता लगाना है कि ये सिग्मा कौन कौन से, सिग्मा SS है कि सिग्मा SP है कि सिग्मा PP की है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एक सिग्मा SP मिलेगा और एक सिग्मा मिलेगा आपको सिग्मा PP। समझ में आ रही बात, एक क्या मिलेगा सिग्मा SP और एक क्या मिलेगा सिग्मा, गलत बोल गया मैं, देखना करके देखना, अरे बात समझ में, चेक करके देखना। तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर जितने भी ये दोनों बॉन्ड लेंथ है और ये चारों की चारों अलग अलग निकल के आ रही है। मतलब 3 इसमें एक जैसी होती है, 3 इसमें सिग्मा, मतलब एक इसमें सिग्मा SS होता है और 3 सिग्मा SP होता है। तो इस हिसाब से मैंने बोला ना कि भले ही पाई बॉन्ड, भले ही सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अलग अलग नेचर होने की वजह से प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इनको कैलकुलेट करके देखा तो इनकी बॉन्ड लेंथ में, इनकी बॉन्ड की प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस देखने नहीं मिला और यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो जाती है बच्चों, फेल हो जाती है। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारा, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है भाई, उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है भैया उस कॉन्सेप्ट का, हाइब्रिडाइजेशन। तो कल की क्लास में बेटा हम किसके बारे में बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। समझ में आ रही बात। तो आज का बताओ सेशन अच्छा लगा नहीं लगा, समझ में आया नहीं आया। एक कल हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, VSEPR वेस्पर थ्योरी भी हम कल ही देखने वाले हैं। समझ में आ रही बात बेटा, एक बार शॉर्ट नोट सिखाने, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी हम देखेंगे और वेस्पर थ्योरी हम क्या करने वाले हैं, वेस्पर थ्योरी बेटा हम कल ही देखने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है, ये सारा पढ़ा दिया भाई मैंने तुम्हें, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर वगैरह, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सब चीज सब बता दी मैंने। हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी हमारी कल हो ही जाएगी। हाँ भाई इधर ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं लगने वाला। हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तीनों टॉपिक मैं कब पढ़ाऊंगा आपको, ये आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, कल बोले तो परसों, क्योंकि कल क्या है आपका, कल है आपका टेस्ट है। भाई छुट्टी वुट्टी भूल जाओ, अब मैंने कहा था क्रैश कोर्स चलती, तुम्हारी सैटरडे के ऑफ जो था वो खत्म। ऐसा भी हो सके मैं तुम्हें संडे बुला लो कभी को, एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा भाई, ऐसे नहीं कहा वो हो गई छुट्टी साल भर, थ्रू आउट द ईयर मैंने आपको छुट्टियां दी, थोड़ी छुट्टी नहीं मिली आपको। अब आपके क्या करना, सैटरडे आना है। तो कल आपका क्या है, कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और मंडे में आपको क्या पढ़ाऊंगा, मंडे में आपको ये हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मंडे में खत्म, तो सेकंड लेक्चर हो जाएगा। थर्ड लेक्चर में आपका बचा हुआ पोर्शन जो कि आपके बॉन्ड के पैरामीटर है और आपका आयोनिक बॉन्ड है, उनको मैं कोशिश करूंगा अगर एक ही लेक्चर में पूरा हो गए तो ठीक है, नहीं 2 लेक्चर में पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगेन इसको नेक्स्ट डे इसका क्या हो जाएगा, चैप्टर का आपका भाई टेस्ट निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, आपको क्लियर है। और इसी के साथ भाई ये बताओ पहले, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, कोई परेशानी हो तो पूछ लो, बढ़ जाऊं आगे। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नमस्कार।